आज कार्बन डेटिंग उसकी हो सकती है। एएसआई की टीम आज मौके पर पहुंचकर कार्बन डेटिंग कर सकती है। कार्बन डेटिंग के लिए डीएम की तरफ से एएसआई को पक्ष लिखा गया है, लिहाजा टीम सुबह 9 बजे के बाद शिव मंदिर पहुंच सकती है। बता दें कि खग्गूसराय इलाके में कुआं और उसके अंदर से 3 मूर्तियां मिली हैं। तो संभल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुएं में और मूर्तियां जो मिली, आज उनकी कार्बन डेटिंग हो सकती है। एएसआई की टीम को आज मौके पर पहुंचकर कार्बन डेटिंग के लिए बुलाया गया है। कार्बन डेटिंग के लिए डीएम की तरफ से एएसआई को पक्ष भी लिखा गया है, लिहाजा खबर यह मिल रही है कि टीम सुबह 9 बजे के बाद शिव मंदिर पहुंच सकती है। बता दें कि खग्गूसराय इलाके में कुआं और उसके अंदर 3 मूर्तियां मिली थी। दरअसल यहां पर जिस तरीके से अवैध रूप से बिजली के कनेक्शन यहां पर चल रहे थे, उसको लेकर छापेमारी की, तब पता लगा कि यहां पर 45 साल से एक मंदिर बंद पड़ा हुआ है, वहां पर अतिक्रमण हो रखा है। और उसके अंदर जब जांच पड़ताल की गई तब पता लगा कि एक कुआं है और उसके अंदर मूर्तियां भी हैं। ये मूर्तियां आपको दिखाने नजर आ रही है, ये 3 मूर्तियां जिनकी कार्बन डेटिंग भी हो सकती है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और लिहाजा जो टीम है एक्सपर्ट्स की, वो 9 बजे के आसपास पहुंचेगी। एएसआई की टीम आज मौके पर पहुंचकर कार्बन डेटिंग कर सकती है। डीएम की तरफ से एएसआई को इस बारे में पक्ष लिखा गया था। 9 बजे खबर मिल रही है कि शिव मंदिर पहुंच सकती है टीम। खग्गूसराय इलाका है ये, जहां पर कुआं मिला और उसके अंदर 3 ये मूर्तियां मिली थी। छियालीस साल बाद संभल में सनातन का सूर्योदय हुआ। उन्नीस सौ 78 के बाद बजरंग बली को चढ़ाया गया चोला। संभल में आज मंगलवार के दिन हनुमान जी की गूंज सुनाई दी। भजन कीर्तन शुरू हो गया, मंदिर में आरती शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के खग्गूसराय मोहल्ले में रहने वाले लोग 46 साल बाद ऐसा नजारा देख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं 46 साल बाद खोले गए मंदिर की साफ सफाई और उसके बाद पूजा अर्चना की। मंदिर में मौजूद शिवलिंग की आराधना महाकाल के रूप में की जाने लगी। मंदिर को उसके पुराने वैभव में वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। संभल के खग्गूसराय मोहल्ले में महादेव के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। संभल तीर्थ स्थल है और तीर्थ नगरी के रूप में जाना जाता है, जहां पर 68 तीर्थ हैं और 19 कूप है। और उसके बाद अब ये खग्गूसराय का एक महादेव का मंदिर, जिसके आने के बाद अब लोगों की भीड़ यहाँ पर जुट रही है। सोमवार का दिन महाकाल की आरती का था। भव्य तरीके से भगवान शिव के उस शिवलिंग को यहाँ पर सजाया गया था और महाकाल की आरती की गई थी। महाकाल का पूरा रूप इस शिवलिंग को दिया गया था और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जुटे थे, उन्होंने भजन कीर्तन गाकर सुबह से शाम तक शिवमय माहौल बनाया था। और इस भव्य जो शिवलिंग है उसको देखकर आपको लग रहा होगा कि महाकाल साक्षात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आज है मंगलवार का दिन और बजरंगबली का दिन है। बजरंगबली की मूर्ति को आप देखिए, बिल्कुल साक्षात यहाँ पर उसे भी आज सजाया गया है। 46 साल बाद खुले इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति और शिवलिंग मौजूद है। मंदिर के रंग रोगन के बाद ही पूजा आरती के लिए पुरोहित की नियुक्ति की गई, जिसके बाद वहां भक्तों की भक्ति का नजारा कुछ अलग ही दिखा। सोमवार को शिवलिंग का 7 श्रृंगार उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर किया गया। यही नहीं, महाकाल की तरह महादेव के उद्घोष और डमरू की धुन के साथ महाआरती की गई। ये हमारे 68 तीर्थों में से एक तीर्थ है। यहाँ 68 तीर्थ हैं और ये देव नगरी है संभल हमारी। और यहाँ जो है भगवान श्री कल्की का 10वां अवतार होना है, जो 64 कलाओं से युक्त होंगे। और कहा ये जाता है कि जब वो अवतार लेंगे तो यहाँ पर जो है वातावरण ही कुछ और होगा।
यहाँ पर कल 3 बजे बाबा का महाकाल जी का श्रृंगार करा गया और हमने अपने हाथों से ही ये श्रृंगार करा और यहाँ पर भस्म आरती हुई रात्रि में और भगवान का भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण करा गया। और ये सब कहा जाए तो प्रशासन का ही योगदान बहुत है। संभल के इस मंदिर में सुबह से ही पूजा पाठ शुरू हो गया। शिवलिंग को महाकाल की तरह सजाया गया तो 46 साल बाद हनुमान जी को चोला चढ़ाया गया। संभल में बजरंगबली और महाकाल का ये स्वरूप वहां के श्रद्धालुओं को भा रहा है। सनातन धर्म को मानने वालों के लिए ये किसी उत्सव से कम नहीं। मंदिर के आसपास हिंदुओं का एक भी घर नहीं होने के बावजूद पूजा अर्चना में शहर के दूसरे इलाकों से भक्तों की भीड़ दिख रही है। अब संभल क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जागृत हुई है। अब संभल के ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए आएंगे। हमने अपने हाथों से ही ये श्रृंगार करा और यहाँ पर भस्म आरती हुई रात्रि में और भगवान का भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण करा गया। और ये सब कहा जाए तो प्रशासन का ही योगदान बहुत है। बताया जाता है कि यह मंदिर 400 साल पुराना है। 1978 के दंगों के बाद से ये मंदिर बंद है। मंदिर को जब खोला गया तो इसमें शिवलिंग, हनुमान जी और नंदी की मूर्ति मिली। जानकारी के मुताबिक अगर बिजली की चेकिंग नहीं होती तो मंदिर नहीं मिलता। संभल में 46 साल बाद मंदिर खोले जाने के फैसले पर जहां श्रद्धालुओं में खुशी है, वहीं समाजवादी पार्टी के नेता योगी सरकार पर हमला कर रहे हैं। नौनिहाल बच्चे मर गए, लोगों के घरों के चिराग बुझ गए, उस पर कभी उन्हें चिंता नहीं हुई। वही मंदिर, वही मस्जिद, वही बातें, सिर्फ नफरत। अरे प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ और भी कर दो, बच्चों की चिंता कौन करेगा अगर मुख्यमंत्री आप हो तो। वह सच उजागर हो रहा है। वो कुओं के जो अंदर खुदाई हो रही है उसमें खंडित मूर्तियों का मिलना, यह समझ में आता है कि संभल में कितना अत्याचार हुआ है इतिहास में। हुआ उसकी दोषी चाहे कांग्रेस हो, चाहे उसकी दोषी समाजवादी पार्टी जैसी मानसिकता हो, लेकिन बहुत दर्दनाक इतिहास है। कांग्रेस के मुताबिक जब लोगों ने पलायन किया, कोई हिंदू नहीं बचा तो मंदिर बंद हो गया। जबकि सच यह है कि आजादी के बाद संभल में 1-2 नहीं बल्कि 14 बार दंगे हुए। इन दंगों का सबसे ज्यादा दंश हिंदुओं ने झेला है। कहाँ गए मंदिर यार? कहीं नहीं गए मंदिर, वहीं था मंदिर। ये बिला वजह का ड्रामा है। मंदिर वहीं था, वहीं बंद था मंदिर। वहां पर आबादी का पलायन हो गया था, वो बंद करके चले गए थे। कभी कभी आते थे, खोलते थे, चले जाते थे। तो कहाँ चला गया था मंदिर भाई? को दबाया के नहीं रखा जा सकता बहुत समय तक। समय समय पर परमात्मा की विशेष अनुकंपा से माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे लोग इस धरा पर आते हैं और सनातन का जीर्णोद्धार करते हैं। पहले भी ऐसा होता रहा है। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने सनातन का उद्धार किया। संभल में आज जहां मंदिर है वहां कभी हिंदुओं की संख्या ठीक ठाक थी और उस समय इस प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना का जो माहौल रहा होगा, आज वैसा ही नजारा फिर से दिखने लगा है। यूपी में पिछले 4 दिनों में 4 ऐसे मंदिरों का पता चल चुका है जो दशकों से बंद पड़े थे। इन मंदिरों में ताला लटका हुआ था। यहां कोई पूजा पाठ करने वाला तक नहीं था। यानी कि 14 दिसंबर को यह मंदिर मिला जो कि संभल में शिव मंदिर है। संभल में राधा कृष्ण मंदिर भी मिला है 17 दिसंबर को, और 17 दिसंबर को एक और मंदिर मिला काशी में सिद्धेश्वर महादेव। मुजफ्फरनगर में भी ऐसी तस्वीर सामने आई। 17 दिसंबर को यहां पर भी शिव मंदिर मिला है। तो 4 दिन के अंदर ये 4 ऐसे मंदिर मिले जहां पर पूजा पाठ लंबे समय से नहीं हो रही थी। मंदिर में ताला लटका हुआ था। दशकों से ये बंद पड़े हुए थे। संभल में सबसे पहले मंदिर मिला था जो कि 46 साल से बंद पड़ा हुआ था, और उसके बाद वहां पर पूजा पाठ का दौर शुरू हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। और उसके बाद मानो कि बाढ़ सी आ गई हो। यहां पर 4 दिन के अंदर ऐसा हुआ है यूपी के अंदर कि 4 मंदिर वो पता लगे हैं जो दशकों से बंद पड़े हुए थे। इन मंदिरों में ताला लटका हुआ था। यहां कोई पूजा पाठ करने वाला तक नहीं था। दंगों का डर क्या होता है, ये उस रस्तोगी परिवार के लोगों की बात सुनकर आपको पता चलेगा जो 1978 के दंगों के बाद संभल छोड़कर चले गए थे। वो लोग अपना घर और संपत्ति ऐसे ही छोड़ गए थे।
दुकान दंगे की भेंट चढ़ गई थी। लिहाजा रस्तोगी परिवार ने संभल छोड़ने में ही अपनी परिवार की भलाई समझी और मुरादाबाद शिफ्ट हो गए। जब प्रशासन ने उस रस्तोगी परिवार के शिव मंदिर को 46 साल बाद खुलवाया तो मुरादाबाद में रह रहा रस्तोगी परिवार खुद को संभल आने से नहीं रोक सका। अनिल रस्तोगी और उनकी पत्नी संभल आए और अपने मंदिर में पूजा पाठ की। संभल के खग्गू सराय इलाके में जहां पर मंदिर है वहीं पर अब 1978 के कई ऐसे लोग हैं जो दंगे की चपेट के बाद यहां से मजबूर हुए थे पलायन के लिए और अब वो वापस इस मंदिर में पहुंचे। आप बताइए, क्योंकि 1978 से पहले यहां पर आप रहते थे? हाँ, रहते थे हम। मेरे बच्चे पैदा हुए यहीं पे चारों। उत्तर की जो लड़ाई हुई फिर हमारे सास ससुर का दिल हिल गया कि हम तो मर जाएंगे, हम मेरे बच्चा कैसे रहेंगे, ये हम कैसे रहेंगे। तो उन्होंने हमने फिर यहाँ से सोच लिया चलो भैया सबसे पहले हम गए हैं, इस मोहल्ले से सबसे पहले रिकॉर्ड हमारा है। अंकल, आप लोगों ने ये फोटो, ये कौन सी फोटो है? ये उसकी फोटो है नखासे की दुकान की जो जली थी, उसकी फोटो है। दंगे में जली थी? दंगे में सन 78 के 1978 के दंगे में। कैसे? 29 मार्च। अच्छा। हाँ। आप लोग क्या कर रहे थे जिस वक्त शुरू हुआ था? जिस बात दंगा शुरू हुआ था तो मैं दुकान पे बैठा था पिताजी के संग। इसी दुकान पे मेरे पिताजी का नाम है रामचरण दास रस्तोगी। पता ये चली कि वहाँ से 2-4 जने भाग के आए कि थाने पे भग्गी पड़ रही है। मैं दुकान से उठा, मैंने दुकान का ताला लगाया और जो कुछ वैसे थे फालतू नोट वो जेब में रखे और जल्दी से मैं घर आ गया। लेकिन दोपहर को 2-2:30 बजे ये पता चली कि तुम्हारी दुकान जल रही है। तो वहाँ से भाग के आ गया था तो फिर यहाँ रहे। हाँ, लेकिन डर लगता रहा, रात को जागते थे, दिन में सोते थे। पीएससी धर्मशाला में आ गई थी, उससे ज़रा थोड़ी सी हमें सहूलियत में तसल्ली हो गई थी। लेकिन 79 में हम यहाँ से छोड़ के ठेर पर चले गए। और इस बीच बहुत बड़ी खबर अजमेर से आ रही है। 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। दरअसल 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखों में बदलाव होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तिथि में बदलाव होगा। रीट परीक्षा के आयोजन के चलते ये फैसला लिया गया है कि तारीखों में बदलाव किया जाएगा। रीट परीक्षा का आयोजन 27 फरवरी को होना है। इस परीक्षा की तैयारी में बोर्ड प्रशासन जुटा हुआ है। लिहाजा बोर्ड प्रशासन नीट परीक्षा के बाद आयोजन करने का फैसला लिया है। प्रायोगिक परीक्षाएं जनवरी महीने में कर ली जाएंगी। 20 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इसमें प्रभावित होंगे। 29 मार्च से 4 अप्रैल तक होनी थी 12वीं की परीक्षाएं। अब मार्च 2025 के फर्स्ट और सेकेंड वीक में परीक्षाएं हो सकती हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव कैलाश चंद शर्मा ने ये जानकारी दी है। तो अजमेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके आयोजन को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर भी परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसे में इस तिथि को लेकर किस तरह से व्यापक इंतजाम जो हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से किए जा रहे हैं, इसे लेकर हमारे साथ हैं बोर्ड के सचिव कैलाश जी। उनसे बातचीत करते हैं। कैलाश चंद जी, क्योंकि रीट परीक्षा का आयोजन एक बड़े स्तर पर किया जा रहा है, ऐसे में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बोर्ड परीक्षाएँ हैं वो भी उसी बीच आ रही है, तो किस तरह से बदलाव किया जाना है, क्या इसमें आगे की कार्रवाई रहेगी? पूर्व में बोर्ड की मुख्य परीक्षाओं को करवाने के लिए 20 फरवरी और 27 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई थी, किंतु राज्य सरकार द्वारा रीट पात्रता परीक्षा की 27 फरवरी को आयोजन की घोषणा करने के पश्चात बोर्ड की मुख्य परीक्षाओं की तिथि में बदलाव किया जाना है और ये रीट परीक्षा के आयोजन के पश्चात ही इन परीक्षाओं को आयोजित करवाया जा सकेगा। वैसे जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं वे जनवरी माह में आयोजित करवा ली जाएंगी, लेकिन जो सैद्धांतिक मुख्य परीक्षाएं हैं वे मार्च माह के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में आयोजित करवाई जा सकती है। तिथि का निर्धारण अब किया जाएगा। तो यह रीट परीक्षा से 1 या 2 सप्ताह आगे बढ़ाई जा सकती है। ये थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि रीट परीक्षा को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन इस परीक्षा को लेकर आगामी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं 10वीं और 12वीं की, उनकी तिथि में बदलाव किया जाना करना है। तो ऐसे में हो सकता है कि मार्च के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में जो है बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित करवाई जा सके। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर।
और अब बात बीजेपी की। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर कल शाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महासचिवों के साथ बैठक की। इस बैठक में दिल्ली चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। खबर है कि बैठक में आगामी संगठन में चुनाव की तैयारी पर भी चर्चा हुई है। इसमें खासतौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया की समीक्षा भी की गई है। बीजेपी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से कम आधे राज्य इकाइयों में संगठन से जुड़े चुनाव खत्म हो जाने चाहिए। आज भारतीय नौसेना को एक नया सर्वे शिप मिलने जा रहा है। यह सर्वे शिप विशाखापट्टनम में नेवी को सौंपा जाएगा। इस शिप का नाम निर्देशक है। यह एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल है जो समुद्र के नीचे सर्वे करके नेविगेशन चार्ट बनाएगा। निर्देशक GRSE कोलकाता में बनाया गया है। इस सर्वे शिप में 80% से ज्यादा उपकरण और कल पुर्जे स्वदेशी है। सर्वे वेसल प्रोजेक्ट के तहत यह भारत का दूसरा जहाज है। इसकी लंबाई 110 मीटर है और साथ ही वजन करीब 3800 टन है। इसमें 2 डीजल इंजन लगे हुए हैं। यह शिप बीच समुद्र में 25 दिन से ज्यादा समय तक ठहर सकता है। माना जा रहा है कि यह सर्वे जहाज भारत के समुद्री ताकत को बढ़ाने के साथ साथ देश के समुद्री क्षेत्र का मैपिंग करने में अहम भूमिका निभाएगा। यह सर्वे शिप सैटेलाइट नेविगेशन और अत्याधुनिक सेंसर्स का इस्तेमाल करके समुद्र की गहराइयों और उसके इलाके को बहुत सटीकता से मैपिंग करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस को जमकर सुनाया। उन्होंने 2 टूक कहा कि मोदी सरकार के लिए संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि वंचितों के कल्याण और राष्ट्र निर्माण की मूल प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि हमारा लोकतंत्र पाताल से भी गहरा है। हमारा संविधान दुनिया के संविधानों की नकल नहीं है। संविधान संशोधन से लेकर जाति के आधार पर आरक्षण देने के मुद्दे तक हर बात को अमित शाह ने उठाया। अमित शाह ने आपातकाल को याद कर कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया, हमला बोला। अमित शाह ने कांग्रेस पर नागरिक अधिकारों के कत्ल के लिए संविधान संशोधन करने का आरोप भी लगाया है। इन्होंने 50% से ज्यादा आरक्षण करने की वकालत की। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि देश के 2 राज्यों में धर्म पर आरक्षण अस्तित्व में है। धर्म के आधार पर आरक्षण ये गैर संवैधानिक है। मान्यवर संविधान सभा की कोई भी डिबेट आरक्षण के प्रावधान करने वाले आर्टिकल की पढ़ लीजिए। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। आरक्षण पिछड़ापन के आधार पर। मान्यवर मगर दोनों राज्यों में जब कांग्रेस की सरकार थी तब धर्म के आधार पर आरक्षण दिया। अब क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में रुक जाता है क्योंकि 50% की सीमा है। वो ओबीसी का कोई कल्याण नहीं चाहते हैं। 50% की सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। मानिए धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। और मैं आज फिर से एक बार इस सदन में जिम्मेदारी तब के साथ कहता हूं, दोनों सदन में जब तक भाजपा का एक भी सदस्य है, धर्म के आधार पर आरक्षण हम नहीं होने देंगे। इस संविधान विरोधी मान्यवर मैं अब कांग्रेस पार्टी ने कभी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया। अरे दिया है। लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल पेश किया गया और बहुमत के साथ उसे स्वीकार भी किया गया है। लेकिन विपक्ष को 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल नहीं भाया और सदन में विपक्ष ने बिल को जोरदार तरीके से लेकर हंगामा किया है, जिसके बाद बिल को सलाह मशवरा के लिए जेपीसी में भेजा गया है। एक देश एक चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं लोग, जानेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए।
वन इलेक्शन है स्वीकार। सरकार को बहुमत, बिल का बेड़ा पार। सदन में चर्चा जोरदार, सरकार है तैयार। दो 2029 में होगा ऐतिहासिक बदलाव। क्या देश एक बार फिर से ऐतिहासिक बदलाव की तस्वीर देखने जा रहा है? 1967 के बाद क्या फिर से देश में होने वाले सभी चुनाव एक साथ होंगे? तो जवाब हाँ भी हो सकता है, क्योंकि आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया। I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024, further to amend the Constitution of India. केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद आज सदन में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक देश एक चुनाव बिल पेश किया। Constitution 129th Amendment Bill 2024, further to amend the Constitution of India, ये आइटम नंबर 18 में है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल का सदन में विपक्ष ने जमकर विरोध किया और बिल को असंवैधानिक करार दिया। कानून, संविधान और नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध का आधार ये है कि इस सबसे पहले 82(5) में चुनाव आयोग को जो यहाँ पे ताकत दी गई है कि चुनाव आयोग आज राष्ट्रपति को अपना एक निर्णय दे सकते हैं कि कब निर्वाचन हो सकता है। ये कभी भी इससे पहले चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया है। In conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. Oppose this bill. वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल पर विपक्ष के विरोध को बेवजह बताया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। लोकसभा के साथ देश भर में इस बिल पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चला है, तो वहीं मध्य प्रदेश की सियासत में भी बिल को लेकर सियासत चरम पर है। ईवीएम तो नहीं है, ईवीएम हटा के बैलेट में क्यों नहीं कराना चाहते? जल्दबाजी में निर्णय करना जारी है। क्या गए बार अगर इनको कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी लोकसभा में, इससे घबराहट तो नहीं है? कितना नीचा कर हुआ है? आईडी दिख रही है के तहत, ईवीएम के तहत आईडी में मुझे अगर इनके मन साफ है तो बैलेट पे कराएं, हम स्वागत करेंगे। लंबे समय की ये जो डिमांड है वो मोदी जी ने जैसे कई ऐतिहासिक काम किए हैं, उन्हीं ऐतिहासिक कार्यों में एक काम ये और कड़ी जुड़ गई है। वन नेशन वन इलेक्शन का आज लोकसभा में प्रस्तुत होना, ये बहुत बड़ी देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक देश एक चुनाव बिल पर अब संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी को सलाह मशवरा के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद अब देखना ये होगा कि देश में 2029 या फिर 2034 आखिर कब तक एक साथ चुनाव होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ वक्त छोड़े से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 18 राजस्थान पर।